इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। अमू जी से थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ जहाँ तक रही इसकी बीएसपी की बात। राजीव, आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का कैसे उत्थान हुआ, किस तरीके से वहाँ सामाजिक समीकरण बदले, किस तरीके कभी सोच सकते थे कि कोई दलित, वो भी महिला, एक कितने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बन सकती है? क्या आज मतलब क्या हम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये सोच भी सकते थे, कल्पना कर सकते थे? लेकिन वहाँ परिवर्तन आया, जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, जिसको समाज में परिवर्तन कह सकते हैं, कि वो तबका जो वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक दबा रहा या जिसका उत्पीड़न हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और जिससे सत्ता कोसों दूर रही, उस समुदाय के हाथ में सत्ता का आना या उसका जागरूक होना, ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश और बिहार में आज से 25 साल पहले शुरू हो गई थी, जिसके आज रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक। हरियाणा में ऐसा नहीं है कि हरियाणा में उत्पीड़न कम है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में जाति के आधार पर जिस प्रकार का अन्याय होता है या अन्याय होता है वो बाकियों की अपेक्षा कम है, इस कारण से यहाँ इस प्रकार इस संगठन की या इस पार्टी की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में कई गुना ज्यादा मुझे लगता है कि होता है, लेकिन संगठित नहीं हो पाए, है ना। संगठित होने के साथ साथ कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं हो पाया, या हम उसको मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, हरियाणा में उस प्रकार का मूवमेंट खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सुगबगाहट अब देखने को मिली है। अमू जी ने बताया 15% वोट। सर, आप एक चीज बताइए, ये बहुत बड़ी बात है। और कहाँ भारतीय जनता पार्टी को 7% वोट, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का, ये बड़ी को बात 2009 में बीएसपी कर चुकी है, लेकिन क्या वही पुराना प्रदर्शन बीएसपी इस बार दोहराने की हैसियत में है? सवाल ये है। मेरे हिसाब से तो है। वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का पिछले 5 वर्षों का जो शासन रहा है, 10 वर्षों का शासन रहा है, उसमें हम मीडिया में हम लोगों ने ना जाने कितनी खबरें चलाई होंगी उत्पीड़न की। तो मुझे लगता है कि वो तबका जो है कहीं ना कहीं अब संगठित हो रहा है और बीएसपी का वोट जो है वो इंटैक्ट रहेगा, ऐसी संभावना। ठीक है, अब मुझे एक संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद हम दूसरे पैनल के पास जाएंगे। 11,000 जिस प्रकार से हरियाणा में दलित उत्पीड़न के केस, जो हिंदुस्तान के अंदर अपने आप में एक रिकॉर्ड है। निश्चित तौर पे दलितों के ऊपर उत्पीड़न जो एक जाति विशेष ने किया, उसका इफेक्ट जरूर होने वाला है, परंतु उस मूवमेंट को जो बसपा को चलाना चाहिए था वो नहीं उठा पाई। जैसे इनका एक उम्मीदवार है बसपा का भिवानी से, वेदपाल तंवर, विरसपुर कांड का हीरो रहा है वो, उसको सरकार ने कई बार अंदर किया, उसके ऊपर जुल्म किए। अब वो बसपा की टिकट पे भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहा है, परंतु उसने पहले भाजपा की टिकट मांगने का प्रयास किया, अब वो बसपा की टिकट लेकर आया। अब वो दलित वोट जो है, जो भिवानी के अंदर, नो डाउट कि बहुत अच्छी संख्या में दलित वोट हैं, राजपूत दलित का एक समीकरण, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। राजेंद्र शर्मा को फरीदाबाद से टिकट दिया है इन्होंने, एक पिछड़ा धर्मपाल कोटा, बड़ा समृद्ध परिवार से है, सामाजिक आदमी है, उसको इन्होंने गुड़गांव से टिकट दिया है। वीरेंद्र मराठा रोड समाज से है। जो टिकटें बांटी गई हैं, निश्चित तौर पे जो समीकरण उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग वाला जो अमित जी बता रहे थे वो बड़ा अच्छा किया है, परंतु वो इफेक्टिव कितना होगा वो अब देखने वाली बात है कि उम्मीदवार कितनी मेहनत कर पाते हैं और उन वोटों को कितना कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, हम जवाहर यादव जी के पास चलेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जवाहर यादव साहब, बीजेपी से थोड़ा सा हटकर, चूंकि एक राजनेता होने के नाते, एक नेता होने के नाते, राज तो अभी आपको नहीं मिला है, नजर रहती है दूसरी पार्टियों पर भी। बीएसपी को आप इस बार किस तरह देख रहे हैं? इनका वोट बैंक इंटैक्ट रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा, या फिर मोदी लहर के साथ ही बह जाएगा? देखिए, अगर आप पिछले पुराने विधानसभा चुनाव जो भी लास्ट हुए थे, आप पुराने एग्जाम्पल से ही उदाहरण लेते हैं, पुराने जो भी घटा होता है, उन चारों के चारों प्रदेशों में बीजेपी ने दलित जितनी भी रिजर्व सीटें थी सब पे ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है।
जो कांग्रेस के गढ़ माने जाते थे। बसपा का तो खैर वहां कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं था, मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत था, परंतु सारी जगह भारतीय जनता पार्टी ने दलित सीटों पर मैक्सिमम सीटें जीते। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि 28 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गए राजस्थान जैसे क्षेत्र में। तो दलित एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उसके आने के कारण ही रामविलास पासवान जी को भी लगा कि दलित कहां जा रहा है, उसी के कारण उदित राज जी को लगा दलित कहां जा रहा है, उसी के कारण रामदास अठवाले को लगा दलित कहां जा रहा है, उसी के कारण उपेंद्र कुशवाहा को लगा दलित कहां जा रहा है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग करने के लिए सारे के सारे लोग उसमें शामिल हुए। अगर हम बात करते हैं हरियाणा के संदर्भ में, मैं निश्चित रूप से कहता हूं हरियाणा के संदर्भ में दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं और उसके ताज्जुब मुझे सरकार से होता है, वो इतनी असंवेदनशील रही है। और ये वाला चुनाव मैंने जैसे पिछली डिबेट में भी कहा था, और ये मुद्दा मैंने उठाया था कि इस बार चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा दलित उत्पीड़न रहेगा। कारण क्या है कि सरकार को कभी लगा ही नहीं कि दलित उत्पीड़न हमें रोकना चाहिए, सरकार इसके प्रति कभी गंभीर नजर नहीं आई। ये कांग्रेस को क्या हो गया कि दलितों को वो लगातार चाहती है कि उसका अपमान हो। अभी हिसार में 4 है, दलित महिलाओं के कारण उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इससे पहले मिर्चपुर कांड हुआ, अम्मू जी ने जिक्र किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके अलावा आप 2 बच्चों को जो ट्रेन में जाते हैं, अंबाला में हथकड़ी लगती है, उनको गोली मार दे तो केवल इसलिए कि वो दलित है। एक छात्रा भिवानी एग्जाम देने आती है, उसके आज तक उसका शरीर का पता नहीं चल गया, उसकी बॉडी कहां चली गई, सिर्फ दलित है। और दलितों के साथ जो लगातार इस सरकार में हो रहा है, तो इससे पहले मैं सुनता था ऐसा कैसे होता होगा, परंतु वो हरियाणा में आया कि बिहार कैसा रहा होगा किसी जमाने में, उत्तर प्रदेश में कैसा होता होगा। अगर इतना जिसको कहते हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं रही, ऐसा आपका कहना है, तो सर आप अपोजिशन होते हुए, इतनी बड़ी पार्टी होते हुए, और दलितों के जिसको कहते हैं कि अधिकारों के लिए अगर आप वाकई में ही संवेदनशील होते, तो हम आपकी पार्टी को सड़कों पे देखते विरोध करते हुए। हमने तो देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं पिछले 5 सालों में। मैं बताता हूँ मिर्चपुर कांड हुआ, प्रॉपर हमारे 3 डेलीगेशन गए थे मिर्चपुर कांड में, इस विषय को लेकर है। ऐसे ही जो अंबाला में हुआ, हमारा रतनलाल कटारिया जी खुद गए थे जहां इसको नवियों को गोली मारी गई। और उसके अलावा आज ये दलित लोग आ कहां रहे हैं, मुझे लगता है जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो अभी ताजा आया, भारतीय जनता पार्टी में उनको लग रहा है कि हमारे हित सुरक्षित है। और निश्चित रूप से जो बदलाव हो रहा है, जब हमारे चैनल अगर हमें नो दिखाने लगे, तो उसका एक प्रमुख कारण है ये भी परंपरागत आपका जो कहने का अर्थ है वो ये है कि एक मिनट में अपनी बात कर लूं। मुझे जो परंपरागत रूप से जो कांग्रेस का वोटर आता था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ, और ये परिणाम बताएंगे। हम मान साहब से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जेटली साहब का रिएक्शन भी जान लें। जेटली साहब, ये जो दलित वोट है ये किधर जा रहा है आपके हिसाब से? जवाहर जी ये कह रहे हैं कि ये वोट कांग्रेस से नाराज है, बीएसपी में इसलिए नहीं इंटैक्ट होगा क्योंकि बीएसपी संगठन नहीं खड़ा कर पाई, पिछला तजुर्बा अगर दोहरा ले तो ही बहुत होगा। आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या एक संभावना यह भी बन सकती है कि इनेलो इन दलितों को अपने साथ ले जाए, इसका कुछ हिस्सा? राजीव जी, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल डिस्कशन हो गई है, पॉलिटिकल सिस्टम से बात हो रही है। ग्राउंड रियलिटी पे अगर बात की जाए तो मैं इसको बहुत डिफरेंट तरीके से बोलना चाहता हूँ। मेरी जो डिबेट में जो मेरी बात होगी वो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं होगी। मैंने अभी पीछे, मेरे को मौका मिलता है, मेरी एक आदत है कि मैं जगह जगह किसी गांव में, चौपाल पे, सड़क पे, कहीं पे भी खड़ा होकर लोगों से डिस्कशन करना शुरू करता हूँ। और बीच बीच में कभी कभी मैं उनकी जात भी पूछ लेता हूँ कि आपकी जात क्या है, रेफरेंस के लिए सिर्फ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आपने जो बातें रखी, क्योंकि हमने ऐसा दिखाया, पिक्चर बनाई कि दलित के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो इस बात से थोड़ा सा अलग हट चुकी है, जिसको कहते हैं थोड़ी सी अर्बन, पढ़ी लिखी, वो किसी भी जात का क्यों ना हो, वो दलित हो, जाट हो, वो राजपूत हो, वो ठाकुर हो, उसकी सोच थोड़ी सी अलग होती जा रही है। और एक होती है ऑर्थोडॉक्स सोच। ऑर्थोडॉक्स सोच जो, जिसके ऊपर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, 27% का एक फिगर लेके चल रहे हैं कि 27% कहां जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमने विद इन द इंडियन नेशनल लोकदल इस पे बहुत ईमानदारी से चर्चा करी थी कि अगर हम मुद्दों के आधार पे बात करें तो कितने दलित या कितने लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम युवाओं की बात कर रहे थे, तो हमने ये सबसे पहले फोकस किया कि हम जब भी युवा की बात करें तो उसकी जात बीच में लेकर ना करें, क्योंकि जब भी हम जात लेकर करेंगे तो हम अपने आप ही कहीं ना कहीं डिवाइड कर देंगे लोगों को। तो हमने एक एक्सरसाइज करी कि हम जितने भी युवाओं को ले रहे हैं, हम कम से कम इससे ये ना पूछें कि आप जाट हो, आप राजपूत हो, आप दलित हो, या आप कौन सी कास्ट से आते हो। हमने एक ऐसा माहौल बनाया कि किसी को ऐसा महसूस ना हो कि मैं किसी जात बिरादरी से आता हूं। और इस टाइप के लोगों की तादाद आज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और आपने जो बात करी दमन की,
वो दमन ज्यादातर वहां पे होते हैं जो बहुत रूरल बेल्ट होती हैं, जहां पे बहुत पिछड़ी हुई सोच चल रही है, वहां पे दमन ज्यादा होते हैं। राजीव जी, और करने दूसरी- वाले कौन लोग हैं? मैं एक मिनट और विषय ये करने वाले कौन आपको लोग? एक जवाब दे रहा हूं मैं। दमन करने नहीं, वाले मैं आपको कौन एक लोग? जवाब दे रहा हूं। बात इतनी सी आती है, कभी हो सकता है कि किसी ने मुझे भी तंग किया हो सकता है वो ठाकुर हो सकता है वो मेरी ही जात का हो, लेकिन वो एक न्यूज नहीं बनती है। लेकिन जब किसी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा कानून आप एक बड़े विस्तार में जा राजीव जी, रहे हैं। आप जो उदाहरण मैंने बता आपसे रहे हैं, उसका इस सच्चाई से कुछ लेना नहीं, देना मैंने नहीं। आपसे सबसे बड़ी, आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि 27% वोट कहां जाएगा। नहीं, उसका अगर मैं शॉर्टकट में आपको जवाब दूं जी। तो ये दूंगा कि आज की डेट में अगर हम किसी को, पढ़े लिखे व्यक्ति को जिसको समझ आ गई है, अगर उसको जाति के आधार पे बांटने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हर वो राजनीतिक दल विफल होगा अपनी स्ट्रेटेजी में, हर वो डिबेट विफल होगी जिस डिबेट में कहीं पे भी जाति को आधार बनाया जाएगा, क्योंकि अब ये समीकरण धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। राजीव जी, आज भी एनसीआर के अंदर दलित दूल्हा घोड़ी पर अगर बैठता है तो वहां अभी की जो गुड़गांव में हरियाणा में हुआ। वहां की जो अपर कास्ट है